हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आई एम कंवल। तो आइए आज आपके हिस्ट्री के यूट्यूब क्रैश में वर्ल्ड हिस्ट्री के एक क्वेश्चन को देखते हैं। जो सबसे फेवरेट टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री का वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड स्पेसिफिकली उसमें अंदर ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो उस पर अगर आपको क्वेश्चन है तो आप किस तरह से टैकल करेंगे, स्ट्रक्चर कैसे होगा, प्रेजेंटेशन कैसे होगी और आप अपने कंटेंट को कैसे समराइज करेंगे उस दिए हुए वर्ड लिमिट के हिसाब से। देखिए, अब आपका सिर्फ 1 महीना रह गया है आपके मेंस को, तो अब से आपने कंटेंट को किस तरह से आप समराइज़ करेंगे उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। क्योंकि पेपर में जाके ज़्यादातर बच्चों को डिफ़िकल्टी यही आती है कि उनको चीज़ों के बारे में पता तो है, उनको पता है कि आंसर्स में क्या लिखना है, पर उनको अंदाज़ा नहीं है कि उसको समराइज़ करके कैसे लिखना है उस 150 या 250 शब्दों के अंदर। और अभी से आपके पास वो रेलिवेंट या फिर सफिशेंट टाइम है जिसके अंदर वो आप चीज़ वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज का ये जो हमारा आंसर है, मैं कोशिश करूँगा कि 250 से 300 शब्दों के बीच में आपको दिखाऊं कि किस तरह से हम समराइज़ कर सकते हैं। ये जो पूरा आंसर है दिस इंक्लूड्स अराउंड 450 वर्ड्स, क्योंकि थोड़ी ओवर एक्सप्लेनेशन की गई है इसमें, तो वो हम ओमिट कर देंगे। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि वाई डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट अकर इन इंग्लैंड and also discuss the quality of life of the people there during industrialization। तो दो पार्ट्स में ये क्वेश्चन बटा हुआ है। देखिए, हर एक पार्ट के लिए अगर आपको स्टैंड अलोन क्वेश्चन आ जाए तो आप 250 शब्द लिख सकते हैं, पर यहाँ पर आपने 250 शब्दों के अंदर इन दोनों पार्ट्स को वहाँ पर समराइज करके लिखना है। तो आपने अपने वर्ड्स को बहुत वाइजली चूज़ करना है कि आप लिख क्या रहे हैं, ताकि आपके कंटेंट में सभी रेलिवेंट पॉइंट्स भी आ जाए और आप 250 से लेकर 280 शब्दों में उन दोनों पार्ट्स को जस्टिफाई भी कर दें। तो सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में बता देंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है क्या, इसका मतलब क्या है, वो बात कर देंगे। पर आपने बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन में वर्ड्स ज़ाया नहीं करने, क्योंकि बॉडी में बहुत चीज़ें हमने लिखनी है। तो बॉडी में दो पार्ट्स ही बनाएंगे जैसे क्वेश्चन की डिमांड है। सबसे पहले रीजंस की बात करेंगे, रीजंस वाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट हैपेंड इन इंग्लैंड, और उसके बाद दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल इम्पैक्टेड बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये दोनों पार्ट्स हैं जो आप बॉडी में डिस्कस करेंगे, और कंक्लूजन में हम कोई कंक्लूजन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास वर्ड्स ही नहीं बचेंगे जो हम यहाँ पर लिख पाएँ। तो अगर आप कंक्लूजन को छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो ज़्यादातर जैसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर बहुत मल्टीपल पार्ट्स हैं, वहाँ पर आप कंक्लूजन को स्किप करके आएंगे, बिना कंक्लूजन लिखे वहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है अब आपके पास वर्ड लिमिट नहीं है। अगर ऐसे आंसर्स के अंदर आप कंक्लूजन भी लिखने जाएंगे तो आपकी वर्ड लिमिट भी जाएगी, टाइम लिमिट भी जाएगा, और आखिर में क्या होगा कि एक या आधा क्वेश्चन आप वहाँ पर छोड़ आएंगे, जो आपके लिए बहुत ही डिजास्टरस प्रूव हो सकता है। हमेशा अपने पेपर में कोशिश करनी है कि आप 20 के 20 क्वेश्चन वहाँ पर अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, आपने कोई आंसर नहीं छोड़ना। उसके पीछे कारण क्या है, मान लीजिए किसी एक आंसर के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा जोर लगा दिया, आधा या 1 नंबर आपने एक्स्ट्रा ले लिया, उसके बदले में आपने पीछे 1 या 2 क्वेश्चन छोड़ दिए। मान लीजिए आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कराएं, आप उसका स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन ही बना दें, अगर आपकी कंटेंट आपको पक्का से नहीं पता क्या है, तब भी वहाँ पर आपको आधा या 1 नंबर मिल जाता है। तो आपने कभी भी ये नहीं करना कि जो तो आसान क्वेश्चन है, जो सबको आता है, उस पर आपने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। हमेशा जो आपके डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस रहेंगे वहाँ पर आपके पास स्कोप रहेगा, एज रहेगा बाकी लोगों से आगे निकलने का। तो काफ़ी तरह की स्ट्रेटजीज़ हैं मार्केट में। कोई सलाह देता है कि आप 15 क्वेश्चंस करके आइए, पर वो बहुत अच्छी तरह से करके आइए। पर मेरे हिसाब से अगर आप सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और सभी में अगर आप एवरेज मार्क्स भी ले लेते हैं, तब भी आप बहुत आसानी से मेंस को क्लियर कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले इस आंसर की इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है। तो ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन आपको किसी भी तरह के का आ जाए, चाहे वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ जापान हो, जर्मनी हो, रशिया हो, सभी की इंट्रोडक्शन सेम रहेगी। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है, इट वॉज अ रेवोल्यूशन इन द इकोनॉमिक प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एडेड बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। उसके साथ इसका टाइम पीरियड कौन सा था, इन द लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। उसका रिजल्ट क्या आया, दैट ट्रांसफॉर्म्ड लार्जली रूरल एग्रीगेरियन सोसाइटीज इन यूरोप एंड अमेरिका इनटू इंडस्ट्रियलाइज्ड अर्बन वंस। तो देखिए, इस सिंगल स्टैंड अलोन इंट्रोडक्शन में हमने हर एक चीज़ डिस्कस कर दी है, स्टार्टिंग फ्रॉम की इसमें है क्या था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, कौन से टाइम पीरियड में ये हुआ, और इसका रिजल्ट क्या निकला कि इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया एग्रेरियन सोसाइटी को, जो उस टाइम के अमेरिका और यूरोप की हुआ करती थी, इनटू एन अर्बन वंस, जहाँ पर इंडस्ट्री पूरा जो सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ गया।
तो इस तरह से ये जो इंट्रोडक्शन है ये खुद में कंप्लीट है, तो बाकी इसको प्लीज़ आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। इससे मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन है आप हूबहू इसको वहाँ पर कॉपी डाउन कर सकते हैं और आपको फालतू चीज़ें वहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो पूरे यहाँ पर वर्ड्स यूज़ किए गए हैं इट इज़ अराउंड 35 ओनली। तो इससे आपकी इंट्रोडक्शन भी हो जाएगी और आपकी एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन बन जाएगी। उसके अलावा अगर इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन है तो उसको आप एलेबोरेट करके कैसे बता सकते हैं कि इसमें यूज़ चीज़ें क्या क्या यूज़ हुई थी। दिस वॉज फ्यूल्ड बाय द गेम चेंजिंग क्रिएशन ऑफ फैक्ट्रीज। फैक्ट्री सबसे बड़ा करेक्टरिस्टिक है हमारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। उसके अलावा जब फैक्ट्रीज बनेंगी तो आगे जब माइग्रेशन आएगी, जब रूरल विलेजेस से लोग उठ के यहाँ पर सिटीज़ में काम करने के लिए आएंगे तो स्लम्स की फॉर्मेशन होगी। स्लम्स आएंगे तो वर्किंग कंडीशंस की हम बात कर सकते हैं, पर आपने हर चीज़ यहाँ पर डिस्कस नहीं करनी है। ओवरऑल आपने एक आउटलाइन बतानी है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या था, कि कैसे कैसे चीज़ें हुई थी। उसके अलावा न्यू मशीन्स की इंट्रोडक्शन हुई थी, इन्वेंशंस हुई थी टेक्सटाइल्स के अंदर, जैसे स्पिनिंग व्हील की हम बात कर सकते हैं। उसके अलावा फिर स्टीम इंजन की बात कर सकते हैं जिसने बहुत आसान कर दिया कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स थे उनको हिंटरलैंड से बाहर कोस्ट तक लेके आना। तो इस तरह से यूज़ ऑफ स्टीम पावर एंड दस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिकेम फर्स्टली इन ब्रिटेन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। तो हमने एक कंजक्शन लाइन दे दी जिससे हमारी इंट्रोडक्शन के साथ हमारी बॉडी सीधा लिंक हो जाएगी। ये जो सेकंड पार्ट हमने बात की है जिसमें हमने बताया है कि क्या क्या चीज़ें हुई थी, कि नई इन्वेंशंस हुई, नई इंट्रोडक्शंस हुई जैसे कि स्टीम इंजन वगैरह की। अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे अपने इंट्रोडक्शन के अंदर तब भी आपकी इस फर्स्ट पैराग्राफ के साथ इंट्रोडक्शन कॉम्प्रिहेंसिव होगी, कंप्लीट होगी। तो इस ऐसी चीज़ों को आप स्किप करके अपने वर्ड लिमिट को बचा सकते हैं। तो आपकी जो वर्ड लिमिट है वो 40 वर्ड्स के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हम बॉडी में सबसे पहले पार्ट को डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से जो आईआर है वो ब्रिटेन में ही हुआ। तो सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है ब्रिटेन की ज्योग्राफिकल लोकेशन। देखिए जो ब्रिटेन है वो यूरोप से एक साइड पे है, बीच में वाटर चैनल है, उसके बाद एक तरह से आइलैंड नेशन की तरह हम उसको देख सकते हैं, जिसकी वजह से जब भी कोई रिबेलियंस हुई या फिर यूरोप के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हुई उससे वो बचा हुआ रहा। और ये बहुत बड़ा कारण है क्योंकि जब भी इकोनॉमी की हम बात करते हैं तो पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अगर पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन किसी देश में नहीं होगी तो वहाँ पर इकोनॉमी भी वहाँ पर बहुत अच्छे से प्रॉस्पर नहीं कर पाएगी। सो बीइंग ऑन अ सेक्लूडेड आइलैंड इट कुड प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम इट्स एनिमीज ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग नेवी एंड एस्टेब्लिश ट्रेड रिलेशंस विद द वेस्ट एंड द ईस्ट। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो आप फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे। उसके अलावा क्योंकि इनके पास नेविगेबल रिवर्स थे जिससे वो गुड्स को सप्लाई कर सकते थे चीपली, एंड ऑल्सो जोग्राफिकली इनके पास काफ़ी ज़्यादा कोल के रिजर्व्स हैं, आयरन के रिजर्व्स हैं जो कि एक पैरामाउंट थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए। तो यहाँ पर हमने सबसे पहला पॉइंट बना के लिख दिया है जोग्राफिकल फैक्टर्स। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जहाँ पर आप फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं तो कोशिश कीजिए उसको 4 हेड्स के अंदर ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स के अंदर उसको डिस्कस कीजिए। एक तो क्या है, जब आप इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपकी जो फ्लो एंड कॉन्टिन्यूटी है वो बहुत निखर के आएगी आपके आंसर के अंदर। जो आपका आंसर चेकर है उसको चीज़ें समझने में बहुत आसानी होगी। उसका खुद का मन करेगा कि वो आपको ज़्यादा नंबर दे बाकी बच्चों के मुकाबले। मान लीजिए यहाँ पर हम सीधा पॉइंट वाइज लिखने लग जाते हैं कि सबसे पहले आयरन रिजर्व्स बहुत ज़्यादा है, या फिर सेकंड नंबर पे हम लिख दें कि एक वो सेक्लूडेड आइलैंड पे है। उसके बाद हम तीसरा पॉइंट सीधा इकॉनमी का उठा लें। इकोनॉमिकली क्योंकि वो एक बड़ा एम्पायर था, कॉलोनियल एम्पायर था, उसके जो ड्रेन ऑफ वेल्थ से पैसा आता था उससे वो अपनी पूरी कैपिटलिज्म को प्रमोट कर पाया, इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को प्रमोट कर पाया। तो जब तक आपके पॉइंट्स में एक सीक्वेंस नहीं आएगा तब तक आपका जो आंसर है उसका स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन बढ़िया नहीं होगा। हो सकता है आप बहुत अच्छा आंसर लिख के आए, आपके आंसर में कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा हो, पर आपको स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन का भी उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आप मेंस में बहुत ज़्यादा एक मार्जिन से उसको क्लियर करें। तो ज़्यादातर बच्चे सिर्फ कंटेंट के ऊपर फोकस करते हैं। हर बार की तरह मैं इस बार भी आपको कहूँगा कि आधा फोकस अपना स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन के अंदर रखिए कि किस तरह से आप अपने कंटेंट को वहाँ पर पेश करेंगे। तो सेकंड पॉइंट में हम सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे इकोनॉमिक फैक्टर्स। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे इकोनॉमिक फैक्टर्स थे जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन का है वो सबसे पहले निखर के आया, उभर के आया। तो उसके बाद जैसे आपको पता है कि जो कैपिटलिज्म का दौर है वो ब्रिटेन से ही शुरू हुआ था। सो कैपिटलिज्म जनरेटेड डिज़ायर टू मेक प्रॉफिट
प्रॉफिट एंड इन्वेस्ट इन बिजनेस। वहाँ पर सभी लोगों को लगता था कि अगर उन्होंने रिच होना है, अगर वो वेल्दी होना चाहते हैं, तो कैपिटलिज्म ही एक रास्ता है जिसके थ्रू वो इस पाथ के ऊपर चल सकते हैं। और जब वो कैपिटलिज्म को प्रैक्टिस करेंगे तो इनवेरिएबली वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को प्रमोट करेंगे थ्रू द क्रिएशन ऑफ फैक्ट्रीज एंड बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। सो हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मान लीजिए एक साइड पे हम कैपिटलिज्म को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उससे क्या आउटपुट क्या होगा, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा। और जब लोगों का हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनने लग जाएगा तो उनमें जो कमोडिटीज़ की भूख है, मटेरियलिस्टिक भूख है, तो वो और भी ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी। और जब वो भूख बढ़ेगी तो वो इनवेरिएबली दोबारा से उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को और ज़्यादा प्रमोट करेंगे कि आप और ज़्यादा फैक्ट्रीज लगाइए, और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करिए। तो एक तरह से एक विशेष साइकिल बन जाएगा जिसके थ्रू कैपिटलिज्म एक दूसरे को इनवेरिएबली प्रमोट करती रहेगी। So, higher standard of living generated demand for commodities and presence of banks made taking loans and keeping deposits easier। क्योंकि वहाँ पर लोन्स का बैंक्स का एक बहुत ही अच्छा नेटवर्क बना हुआ था, लोगों के लिए लोन्स लेना बहुत ही आसान था, जो कि एक बैकबोन माना जाता है किसी भी प्रॉस्परस इकोनॉमी का। अगर आपके पास क्रेडिट इनटेक अच्छा है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को ब्रिटेन के अंदर। तो यहाँ पर हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। फिर हम बात करेंगे पॉलिटिकल फैक्टर्स, क्योंकि आपको पता है डेमोक्रेसी के अंदर जो बिज़नेस करना वो बहुत आसान है। डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो प्रोटेक्शनिज्म का भी सहारा ले सकती हैं। ऑन दी अदर हैंड कोई अगर इंडस्ट्रीज़ फेल हो रही हैं तो उनको वो सपोर्ट कर सकती हैं। तो इस वजह से डेमोक्रेटिक फैक्टर ने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जिसकी वजह से ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा थ्राइव कर पाई। सो डेमोक्रेसी एंश्योर्ड दैट द ट्रेड फ्लरिश्ड and octroi was waived off and policy of protectionism followed. With the wealth generated from drain of wealth from economies, Britain had mobilized sufficient capital. तो ये हमारा पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गए। एंड एट लास्ट हम सोशल कंडीशंस की बात करेंगे। कौन सी ऐसी सोशल कंडीशंस थी जिसकी वजह से वहाँ पर लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, और उस पार्टिसिपेशन की वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इतना ज़्यादा थ्राइव किया ब्रिटेन के अंदर। तो देखिए, अगर मैं ब्रिटेन की सोसाइटी की बात करूँ उस टाइम के अंदर, तो क्योंकि कैथोलिक चर्च का पूरा ज़माना है वो, तो उसमें उनके सोसाइटी में, उनके कल्चर में ये है कि आपके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ज़्यादा आप सक्सेसफुल माने जाएंगे सोशली एंड एथिकली। क्योंकि वो मानते थे कि जो इंसान है उसका धर्म है काम करना, उसका धर्म है प्रोग्रेस की तरफ जाना। तो जितने ज़्यादा आप वेल्दी होंगे, जितने ज़्यादा प्रोग्रेसिव होंगे, उतना ही ज़्यादा आपके चांसेस होंगे भगवान के पास जाने में या फिर स्वर्ग में जाने में। तो क्योंकि उनका जो चर्च है वो भी यही चीज़ प्रमोट करता था कि जितना ज़्यादा कोई प्रॉस्परस होगा उतना ज़्यादा उसकी से होगी चर्च के अंदर, जिसकी वजह से उनमें एक लहर थी कि हाँ, हमने बहुत ज़्यादा काम करना है, हमने बहुत ज़्यादा तरक्की करनी है, हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को प्रमोट करेंगे। उसके अलावा उस टाइम के अंदर एक पेंडेमिक फैल गया था जिसका नाम है ब्लैक डेथ पेंडेमिक, तो एपिडेमिक, जिसकी वजह से जितने भी विलेजर्स थे वो अपने गाँव को छोड़ के सिटीज़ की तरफ मूव कर गए। और सिटीज़ में आने के बाद उनको ये करना ही पड़ा, जो फैक्ट्रीज वहाँ पर लग रही थी उनमें काम करना पड़ा अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए। तो उस टाइम के अंदर जितने भी सोशल कंडीशंस थे उसने भी बहुत ज़्यादा इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को प्रमोट किया, जिसकी वजह से जो ब्रिटेन है इट कैन बी कॉल्ड एज द हार्बिंगर ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। So spread of Black Death epidemic pushed the villagers to look for jobs in the cities, and they also provided cheap labor for factories, and also the practice of Puritanism, जो अभी मैंने सभी आपको एक्सप्लेन किया, it generated the spirit of capitalism among the British। तो देखिए, यहाँ पर हमने मेजर जो 4 फैक्टर्स होते हैं किसी भी चीज़ के पीछे, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड जोग्राफिकल, उसको हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर हर एक पॉइंट को इलेबोरेट करके लिखा गया है, पर आपने पेपर के अंदर इतना एलेबोरेट करके नहीं लिखना। यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स को ओवर एक्सप्लेन किया गया है वो आपके रेफरेंस के लिए है ताकि आपको समझ आ जाए। पर आपने क्या करना है, अगर आप जोग्राफिकल फैक्टर्स लिख रहे हैं तो वहाँ पर आप सेक्लूडेड आइलैंड वगैरह वगैरह 2 या 3 पॉइंट हर एक चीज़ के साथ लिखेंगे और फिर आप नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मूव कर जाएंगे। आपको ओवर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो एक आंसर चेकर है, जो एग्जामिनर है, उसको पता है कि आप किस पॉइंट से क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो जब आप उनको आइडिया दे देंगे कि हाँ इस पॉइंट के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, तो वो खुद ब खुद समझ जाएगा, आपको चीज़ें ओवर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप चीज़ों के जो वर्ड्स हैं उसको टोन डाउन या फिर कट डाउन कर सकते हैं। पर आपने 4 हेडिंग्स बनानी है, 4 हेडिंग्स, हर एक हेडिंग के अंदर 2 या 3 पॉइंट आप साथ में लिख सकते हैं, उससे आपका काम हो जाएगा।
तो ये हो गई पहले पार्ट की बात, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले ब्रिटेन में आया। फिर हम जो दूसरा पॉइंट है उसको कैसे डिस्कस करेंगे कि कैसे उसने वहाँ के लोगों की ज़िंदगी को इम्पैक्ट किया। तो देखिए, दो तरह की क्लासेस हैं उस टाइम के ऊपर। एक तो है मिडिल एंड अपर क्लास, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, एंड ऑन द अदर हैंड साइड वी हैव द लोअर क्लास। तो देखिए, जो तो अपर एंड मिडिल क्लास है उसका बहुत बेनिफिट हुआ इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। उनके और भी ज़्यादा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज़ हो गया। जो उनका क्या कहते हैं पे है, जो उनका इनकम इन हैंड है, वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी थ्रू द क्रिएशन ऑफ फैक्ट्रीज एंड ऑल। बट ऑन दी अदर हैंड साइड अगर हम लोअर इनकम ग्रुप की बात करते हैं तो उनकी जो कंडीशन है वो और भी ज़्यादा डिटेरियोरेट हो गई, क्योंकि उनको जो वर्किंग कंडीशंस मिली, जो उनको सैलरी मिलती थी वो इतना ज़्यादा कम थी। तो ना तो वो काम छोड़ सकते थे और ना ही वो अपने विलेजेस में वापस जा सकते थे, क्योंकि अब विलेजेस में कोई काम ही नहीं बचा था। तो जीने के लिए उनको काम तो करना पड़ता था, पर उस काम के बदले में उनको जो रिक्वायर्ड मनी थी वो नहीं मिलती थी, और वो विशियस साइकिल में फंसते चले गए, जिससे वो कभी फिर बाहर निकल ही नहीं पाए। तो इसको हम लिखते कैसे हैं ये देखिए। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ऑन वन साइड आईआर क्रिएटेड द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस फॉर रिच कैपिटलिस्ट ऑफ ब्रिटेन which improved the standard of living for upper and middle class, but on the other hand it created a vicious cycle for the poor people of Britain in which they got trapped and their quality of life worsened। तो इस तरह से हमने दोनों साइड्स की बात कर ली है, अपर एंड मिडिल क्लास की भी और लोअर इनकम ग्रुप की भी। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जब भी वो ऐसा कोई क्वेश्चन देखते हैं तो वो सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो लोअर इनकम ग्रुप है उसके साथ वो कैसा सलूक हुआ इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद। पर अगर आप इस आंसर के अंदर अपर एंड मिडिल क्लास की बात नहीं करेंगे तो आपका आंसर इस पार्ट का अधूरा रह जाएगा। तो आपने जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसको दोनों पार्ट्स को डिस्कस करना है, ताकि आपको वहाँ पर आधा नंबर एक्स्ट्रा मिले, जो कि बाकी बच्चे वहाँ पर मिस करके आ जाएंगे। तो ये बात होगी। उसके बाद हम सीधा बात करेंगे कि जो पुअर पीपल हैं, क्योंकि फोकस उसके ऊपर ही रखना है आपने कि पुअर पीपल की ज़िंदगी कैसे ख़राब हुई, पर आपने इंट्रोडक्शन में बता देना है कि अपर एंड मिडिल क्लास की भी जो ज़िंदगी है वो और बेहतर हो गई थी। तो पुअर लोगों की अगर हम बात करते हैं तो वर्किंग कंडीशंस क्योंकि बहुत ख़राब थी, जिससे क्या हुआ कि उनमें जो बीमारियां हैं वो आने लग गई, क्योंकि जो लिविंग कंडीशन इतनी ख़राब थी जिसकी वजह से उनके पास पैसा ही नहीं रहता था कि अगर कल को उनको कोई बीमारी लगती है तो वो अपने आप को ठीक करवा पाएँ। उसके साथ साथ जो फैक्ट्री में वर्किंग कंडीशंस थी, जैसे कि कॉटन मिल या फिर सीमेंट मिल्स की अगर हम बात करें, ब्रिक फैक्ट्रीज़ की बात करते हैं, इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीजेज अमंग वर्कर्स। उसके बाद जो हम दूसरा पॉइंट लिखते हैं वो है हाउसिंग। देखिए, क्योंकि बहुत ही लार्ज माइग्रेशन होगी विलेजेस से लेके सिटीज़ के अंदर, तो एक तरह से ओवर क्राउडिंग की एक सिचुएशन आ जाएगी, और यहाँ पर हमको दुनिया में सबसे पहली बार स्लम्स की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। और जैसे कि आपको पता है, जो स्लम्स हैं दे कैन बी कॉल्ड एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ क्राइम डिसीजेस। तो जिस वजह से आगे चल के ये विशियस साइकिल बनता जाएगा कि गरीब लोग इस सिटीज़ में आते जाएंगे, काम करेंगे, उतना पैसा उनको नहीं मिलेगा कि वो अपनी लिविंग कंडीशन को इंक्रीज़ कर पाएँ। कल को उनको बीमारी लग जाए तो अपनी बीमारियों को वो ठीक भी नहीं करवा पाएंगे, जिसकी वजह से वो ट्रैप होकर रह जाएंगे। और क्योंकि उनके पास सिक लीव लेने की मंजूरी नहीं थी, जिसकी वजह से सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। एट लास्ट हम पॉजिटिव नोट के साथ एंडिंग करेंगे, ताकि हमारा जो आंसर है वो एक बैलेंस आंसर बने। तो ये सब कुछ होता रहा है, पर अगर हम रियल इनकम की बात करें तो जब स्टैटिस्टिक्स आए कि रियल इनकम सच में इंक्रीज़ हुई थी, अगर हम किसी भी वर्ग की बात करते हैं, किसी भी श्रेणी की बात करते हैं, सो देयर वाज हाउएवर अ राइज इन द रियल इनकम एंड इंक्रीज इन अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस कंज्यूमर ग्रुप्स टू द लोअर क्लासेज ऑल्सो। क्योंकि जो चीज़ों की कीमत थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, तो अब लोअर जो क्लासेज हैं उनके पास भी वो availability of commodities थी। So during this period the real wage of the average worker doubled in just 32 years from 1819 to 1851 which brought many people out of the poverty। तो हम दोनों साइड्स की बातें करके आ रहे हैं कि किस तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट आया और किस तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट आया। अगर आप सिर्फ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करेंगे तो आपका आंसर अधूरा रह जाएगा, और बेस्ट आंसर वही होता है जहाँ पर आप दोनों साइड की बात करके हैं। तो देखिए, इस आंसर में हमने पूरा स्ट्रक्चर का ध्यान रखा है, प्रेजेंटेशन का ध्यान रखा है। लास्ट के जो 3 पॉइंट्स हैं आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप 1 या 2 पॉइंट्स भी साथ में लिखाएं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, उससे आपका काम हो जाएगा।
तो आप स्ट्रक्चर का ध्यान रखिए, बाकी आपके पास कंटेंट इस आंसर के लिए बहुत ही ज़्यादा होगा। इससे भी हो सकता है आपके पास बहुत अच्छे पॉइंट्स हो जो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आपने फोकस अपना तीनों चीज़ों के ऊपर रखना है, जैसे मैं हर बार आपको बताता हूँ। तो अब बहुत ही कम टाइम रह गया आपके मेंस को। मैं आशा करता हूँ कि आप पूरी दिल लगा के काम कर रहे होंगे, क्योंकि मेंस लिखने का मौका बहुत ही कम बार मिलता है। तो इसको अपना पूरा जान लगा के काम कीजिए, जितना भी टाइम है उसको बहुत जुडिशली यूज़ कीजिए और फालतू चीज़ों में अपना टाइम ज़ाया मत कीजिए। बाकी आपको कोई भी डाउट हो, डिस्कशन हो, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल रिप्लाई टू दैट। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।